हेलो स्टूडेंट, लेक्चर 4 में आज हम डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी के और भी रिजिड फ्रेम के बारे में बात करेंगे। तो कल वाले अभी न्यूमेरिकल में जब कल मैंने कराया था तो उस न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा कि रिजिड फ्रेम का डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालनी थी, और कुछ और एग्जाम्पल आज हम आपको बताएंगे डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी के बारे में। तो देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालनी है। तो ये चूंकि 2D स्ट्रक्चर है तो आपको पता है कि 2D स्ट्रक्चर के लिए जो होता है डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या होता है। डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या होगा, 3m माइनस 3j माइनस r, ये होगा फॉर 2D फ्रेम। ये था आपका। यहाँ पे m क्या है, नंबर्स ऑफ मेंबर, एंड j है नंबर ऑफ जॉइंट, r है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या करा जाए, मेंबर्स देखा जाए, कितने मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर होंगे। तो m की वैल्यू है 1 2 3 4 5 मेंबर है। और आपका j की वैल्यू, ज्वाइंट आप देखोगे तो ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट है, इसमें 6 हो गया। एक्सटर्नल रिएक्शन कितने हो जाएंगे इसमें, 3 एंड 3 हो गया, टोटल 9। तो आप जब निकालोगे डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी आई निकालोगे टोटल, तो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 9, ये आपका कितना आ गया, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9, ये आपका आई अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 6। तो ये 6 डिग्री से इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ये जो गिवन स्ट्रक्चर था वो हमारा 6 डिग्री से इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर था। अब और क्वेश्चन देखेंगे। मल्टी स्टोरी फ्रेम के बारे में हम देखते हैं। अब ये देखते हैं मल्टी स्टोरी फ्रेम का, ये भी हमारा 2D स्ट्रक्चर है, तो इसकी हम एनालिसिस करते हैं। तो आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो अब देखेंगे हम इस मल्टी स्टोरी फ्रेम का देखेंगे। तो इसमें देखोगे आप कि पहले क्या करना है, हमें m पता लगाना है, मेंबर्स कितने हैं। तो मेंबर्स आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 मेंबर हैं हमारे पास। नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। और हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे इसमें, 3 3 3 3 एंड 3, 5 टाइम 3 होगा, तो मतलब हमारे पास R है 15। अब हम देखेंगे यहाँ पे जब हम निकालेंगे I की वैल्यू, ये होता है 3m माइनस
3j माइनस r, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस 15, 48 माइनस 42 माइनस 15, 48 माइनस 27, ये आपका कितना आ गया, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आ गया i की वैल्यू 21। ये ठीक है, ये 21 आ गया, इसका आंसर आ गया 21। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं इसको बिठा के। अगर हम इसको कुछ इस तरह का होता तो क्या करते हैं, इसमें देखते हैं। इसमें i निकालना है आपको, 3m माइनस 3j माइनस r, यहाँ से आप m निकालो। m की वैल्यू यहाँ पे कितने मेंबर्स है, ab1 bc2 cd3 ce4 ef 5 मेंबर है हमारे पास। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट है। रिएक्शन कितने हैं इसमें, 3 3 और 2 हो गया कितना, 8 रिएक्शन है। अब यहाँ से आपको नंबर इंडिटर्मिनेसी निकालनी है, डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी निकालनी है। तो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी निकालने के लिए क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 इंटू जे, सॉरी 3 इंटू 6 माइनस 8, 15 माइनस 18 माइनस 8, 15 माइनस 10, ये हो गया 5। आई की हमारी जो वैल्यू आ गई, ये हमारी हो गई 5। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो खुद भी आप इसको ट्राई करिएगा और खुद से देखिएगा कि जो है आप इसको कर पाते हो कि नहीं, और भी क्वेश्चन। और अब मैं बता दे रहा हूँ, जो आर होता है, रिएक्शन आर होता है, तो अलग अलग सपोर्ट पे अलग अलग रिएक्शन क्या क्या आते हैं, उसको बोला जाता है बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन आर क्या क्या होता है इन द टर्म ऑफ आर, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ इधर।
स्टूडेंट यहाँ पे मैंने अलग अलग बता दिया है, इसको एक एक करके मैं आप समझा भी देता हूँ। देखेंगे आप जो जॉइंट है सपोर्ट, तो जॉइंट और सपोर्ट अगर देखेंगे, रिजिड अगर जॉइंट है, रिजिड सपोर्ट है, तो रिजिड सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शन कितने डेवलप होते हैं 3। और वो कैसे कैसे डेवलप होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। एक यहाँ पे फिक्स इन मोमेंट एम काम करता है, मोमेंट, वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, इसमें तीनों तरह का काम करता है, तो 3 तरह के हो सकते हैं इसमें रिएक्शन। उसी तरह हिंज होता है, तो हिंज में होते हैं 2, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और जब रोलर सपोर्ट होता है तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही रिएक्शन काम करता है, वो वर्टिकल, क्योंकि इसमें रोल करने की क्या प्रॉबिलिटी होती है, टेंडेंसी होती है, तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है तो रोल कर जाता है। और इसमें मूवमेंट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बेंड होने की जगह ये रोल कर जाता है, इसलिए बेंड नहीं हो पाता है। तो ये इसमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होता है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन 1 होते हैं। ये तीनों आप नोट कर लीजिएगा। यही तीनों का हम अभी इसका यूज कर रहे थे जब रिएक्शन की बात आ रही थी। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ हिंज था तो मैंने 2 लिया था, यहाँ पे फिक्स था तो मैंने 3 लिया था, तो टोटल यही 8 हो गया था। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी ऑफ रिलीज स्ट्रक्चर। डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी ऑफ रिलीज स्ट्रक्चर। पहले हम बात करते हैं कि रिलीज स्ट्रक्चर होते क्या है। जब किसी स्ट्रक्चर पे जब हिंज इंट्रोड्यूस होता है, व्हेन द हिंज इंट्रोड्यूस इन अ स्ट्रक्चर देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिलीज स्ट्रक्चर। जब इस पे हिंज इंट्रोड्यूस होता है किसी भी स्ट्रक्चर पे, तब वहाँ पे उसको बोलते हैं रिलीज स्ट्रक्चर। जितने नंबर्स आप हिंज होंगे उतने नंबर आप बोलते हैं कि रिलीज है वहाँ पे। अगर 2 हिंज है तो इसका रिलीज स्ट्रक्चर है 2 रिलीज वहाँ पे है, तो रिलीज को ही हिंज भी बोलते हैं। एक फिगर से मैं बता दे रहा हूँ रिलीज स्ट्रक्चर का, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक सिंपल सा बीम है, अब ये बीम है, इसको बोल सकते हैं बीम विथ रिलीज। तो ये हमारा बीम है, तो ये हमारा रिलीज स्ट्रक्चर है। और इसमें नंबर ऑफ रिलीज कितने हैं, नंबर ऑफ रिलीज 2 नंबर्स ऑफ रिलीज है इसमें, 2 नंबर ऑफ रिलीज है इसमें, सी और डी। तो इसमें हमें डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी इसकी भी निकालनी होती है। हाँ, तो देखोगे आप कि बीम, ये रिलीज आपका बीम है, तो रिलीज बीम में करता क्या है, रिलीज लगाते क्यों है, हिंज क्यों लगाया जाता है। जब कोई जैसे बीम है बहुत ज़्यादा उसमें बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, और बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, सपोर्ट इसके उतने ज़्यादा नहीं है, कैपेबल नहीं है कि उस बीम को जो है, उस बीम को उतना बेंड करने का वो दे पाए, बेंडिंग मोमेंट उतना रजिस्ट कर पाए, तो इसमें रिलीज कर दिया जाता है। जैसे रिलीज करना मतलब एक हिंज लगा दिया जाता है, जिससे वो उसी के अबाउट रोटेट होने की टेंडेंसी रखने लगते हैं। तो रोटेशन हम जब फ्री कर देते हैं तो बेंडिंग मोमेंट हमारा यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है, स्ट्रक्चर जो होता है फेल होने से बच जाता है।
जैसे बी और ई के बीच में अगर बेंडिंग होता बीच में, तो बेंडिंग जो है यहाँ फेल होने से बच जाता, बेंडिंग से ये फेल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हिंज लग गया। तो अब फ्री टू रोटेट है ये, तो रोटेशन हम इसका फ्री कर दिए, ये रोटेट हो सकता है। और जैसे कब्जा जैसे होता है दरवाजे में कब्जा लगता है, तो दरवाजे को कितनी बार आप अंदर बाहर करिए, खोलिए, कितनी बार उसको बेंड करिए, मोड़िए, तो वो जो टूटता नहीं है। उसी तरह यहाँ भी इसको रिलीज कर देते हैं। तो ये जो है आई जो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी फॉर रिलीज बीम होता है 3m + r - 3j - n। 3m है नंबर ऑफ मेंबर, r है रिएक्शन अवेलेबल, j जॉइंट है और n है नंबर ऑफ रिलीज। उस तो ये है हमारे पास फॉर फ्रेम, और ये आपका है फॉर बीम। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये बीम है, तो इस बीम पे देखेंगे हम, बीम का अगर आई निकालना है तो यहाँ पे आर कितना है इस बीम के लिए, आर कितना है, ये है 2, आर बताए ही थे अभी टेबल में, यहाँ 2r होगा, 2 2 4 और 6 और 1 7r हो जाएगा। और उसके बाद से ई निकालना है, ई आपका 3 होता है, और नंबर ऑफ कितना है रिलीजेस, नंबर ऑफ रिलीज यहाँ पे 2 है आपके पास, 2 रखो यहाँ से, तो अल्टीमेटली आई जो फाइंड होगा 7 - 3 + 2, मतलब कि ये आ गया 2। तो इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी रिलीज बीम की कितनी है, 2 है, मतलब 2 डिग्री से ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ये 2 डिग्री से इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अब इसी तरह हम देखेंगे, अब ये हो गया रिलीज बीम हो गया। अब एक हम रिलीज फ्रेम देखते हैं कि फ्रेम जब कहीं पे रिलीज करवाते हैं या फिर कहीं पे हिंज प्रोवाइड करते हैं फ्रेम में, तो उसके डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या होती है। एक फिगर हम बना के बता रहे हैं आपको। देखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मान लो यहाँ पे एक रिलीज यहाँ पे है हिंज, और एक हिंज मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया, यहाँ सटा के मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। अब इसमें देखोगे आप हिंज मैंने 2 जगह दे दिया है, तब इसका आप डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालनी है। फार्मूला आपके पास है, ये आपके पास फार्मूला है। अब यहाँ आप देखोगे कि इसका क्या होगा, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या निकालोगे, एम क्या होगा, मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेंबर हैं। ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज्वाइंट है। उसके बाद से आपके कितने वो हैं रिएक्शन, यहाँ पे होगा 2 2 4 1 5 और 3 8, और n कितने हैं, n है हमारे पास 2। तो वैल्यू पुट करके आप आंसर देखो, वैल्यू पुट करके आप आंसर इसमें देखो कि क्या आता है इसका आंसर। यहाँ पे फार्मूला हमने लिख दिया 3m + r - 3j - n। तो देखो आंसर क्या आता है इसका, ये 3j + n होता है। तो ये हो गया आपका I = 3 × 12
प्लस 8 माइनस 3 इंटू 11 प्लस 2। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 12 3 जा 36 प्लस 8 44, 44 में से माइनस करना है 35, 44 में से 35 माइनस करेगा तो 9 आ गया। तो आई हमारी वैल्यू जो आ गई वो आई की वैल्यू आ गई 9। तो ये जो है 9 डिग्री से इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इसको आप नोट कर लो। फिर अगला मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ। अब देखोगे आप अगला क्वेश्चन जो देखोगे, पोर्टल एक हमारे पास फ्रेम है, उसमें एक रिलीज है, रिलीज ए बी सी डी। अब इसमें आपको निकालना है आई कैसे होता है 3m प्लस आर माइनस 3j प्लस एन। ये होता है आपका रिलीज बीम के लिए, जब फ्रेम के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको m निकालना है। मेंबर्स कितने हैं 3 मेंबर हैं। r कितने हैं 3 एंड 3 6 r एंड j कितने हैं आपके पास 1 2 3 4। ध्यान देना इसको ज्वाइंट में नहीं कंसीडर करना है, ये ज्वाइंट हमारे पास बस 4 हैं। आप कभी भी रिलीज को ज्वाइंट मत कंसीडर करिएगा। तो आपके पास 4 है। नंबर ऑफ हिंजेस कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ हिंजेस हमारे पास हैं 1 हिंजेस है। अब हम देखेंगे टोटल कितना हो गया, i इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1, 9 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 1, 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका जो होगा नंबर इंडिटरमिनेसी जो होगा, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी या डिग्री ऑफ रिडंडेंसी जो होगा फॉर रिलीज स्ट्रक्चर। तो इस रिलीज बीम के लिए, जो रिलीज फ्रेम के लिए आपका जो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी होगी वो होगी आपकी 2। तो ये था डिग्री ऑफ रिडंडेंसी या डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी फॉर 2D फ्रेम एंड बीम। अब अगर 3D की बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल 3D का मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये आपका है A B C D E F G और H। ये आपका है फिगर। इसमें आपको निकालना है, इसका आपको निकालना है। तो इसका सिंपल सा, इसमें कहीं भी हिंज है नहीं, तो इसको लिए क्या करना होगा, हमें वही फार्मूला, बेसिक फार्मूला यूज करना होगा। बेसिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, I इज इक्वल टू होता है 6m माइनस 6j माइनस r। ये हमारे पास फार्मूला है 3D स्ट्रक्चर के, 3D फ्रेम के लिए बताया था मैंने। m की वैल्यू पहले देख लेते हैं, नंबर्स ऑफ मेंबर कितने हैं, j देख लेते हैं, ज्वाइंट्स कितने हैं और r देख लेते हैं। तो हमारे पास m कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 मेंबर है हमारे पास। ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज्वाइंट है। आर कितने होंगे 1 2 3 4 फिक्स है एंड, तो फिक्स एंड एक पे होता है 3 रिएक्शन, तो होगा 12। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से आई हम निकालेंगे जब, तो आई की वैल्यू क्या होगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 और माइनस 12, 48 माइनस 48 माइनस 12।
means that 48 minus 36 which give 12। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी फॉर 3D फ्रेम ये हमारा है 12। ये तो था 3D फ्रेम। इसी तरह और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, खुद पे आप बुक से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आते हैं इसमें, इसको आप बुक से ट्राई करिएगा। अब हम आगे टॉपिक बताएंगे परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्रेम के बारे में। परफेक्ट और इम्परफेक्ट फ्रेम क्या होता है। अब परफेक्ट और इम्परफेक्ट ट्रस के बारे में हमें जानना है। तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट ट्रस जो होता है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। डिटर्मिनेट और आपने इनडिटर्मिनेंसी निकाला है, तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में बेसिक अंतर क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, ये हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। तो एक टेबल से बताते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखेंगे दोनों के बीच में जो है हम देखेंगे अंतर ढूंढेंगे कि क्या दोनों के बीच में बेसिक जो है, बेसिक दोनों के बीच में वो होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारा स्टैटिक जो डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट मतलब कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं क्वेश्चन लगाते टाइम भी, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम भी, कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर तब होता है जब डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा आती है। तो 0 से ज़्यादा आती है तो इसकी मतलब जो होता है 0 से ज़्यादा कब आती है, आपने सिंपल सा देखा होगा कि डिटर्मिनेंसी निकालने के लिए हम क्या करते थे, r माइनस ई निकालते थे, सीधा सीधा r माइनस ई निकालते थे। तो r माइनस ई क्या बताता था, ये नंबर ऑफ अवेलेबल रिएक्शन था और नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो अगर इसको 0 लाना है तो 0 लाने के लिए क्या होगा, r की वैल्यू जो होनी चाहिए, 0 लाने के लिए जो r की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए, अगर i को 0 लाना है, i अगर 0 होगा तो इसके मतलब क्या है, ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। i की वैल्यू 0 क्या बताता है, i अगर 0 आता है तो इसके मतलब ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। डिटर्मिनेट i 0 कब आएगा, जब r इज लेस देन और इक्वल टू e होगा। जब e से छोटा हो या बराबर हो, तब यहाँ पे r की वैल्यू e से छोटी बराबर होगी तो i की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 आएगी तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर लिखें तो इफ नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर एनालिसिस ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज सफिशिएंट। क्या हो गया, इफ नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर एनालाइज ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज सफिशिएंट। मतलब जो नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो होते हैं हमारे पास, अगर वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है, सफिशिएंट नंबर्स में है, तब वहां पे वो होगा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और इसी के ठीक उल्टा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये होगा हमारा
यहाँ पे यही चीज इनसफिशियंट होता है। यहाँ सीधा अगर मैं शॉर्ट में लिखूं थोड़ा सा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इनसफिशियंट फॉर डिटरमाइनिंग लिख सकते हो, एनालाइजिंग लिख सकते हो, डिटरमाइनिंग ऑफ दैट स्ट्रक्चर। ये तो पहला जो है दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस था। दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस था ये हमारा पहला था कि स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बीच में ये वाला पहला बेसिक वो है। और दूसरा अब बात करते हैं, दूसरे ये है कि अगर स्टैटिकली अगर डिटरमिनेट है तो उसमें जो होगा बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप होता है किसी पॉइंट पे, किसी बीम या किसी स्ट्रक्चर के किसी भी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका होगा इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट बीम या दैट स्ट्रक्चर। मतलब कि बेंडिंग मोमेंट जो भी होगा वो सिर्फ का सिर्फ रिएक्शन और लोड पे ओरिएंटेड होगा, मतलब लोड पे बेस्ड होगा। उसके बीम के स्ट्रक्चर बीम का स्ट्रक्चर हो या तो ट्रस हो या तो आपका फ्रेम हो, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन स्ट्रक्चर इज independent from cross sectional area of structure। ये आपका है दूसरा डिफरेंस में जो है स्टैटिकली अगर डिटरमिनेट होगा तो इसमें जो होगा बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब कि बेंडिंग मोमेंट अगर किसी पॉइंट का निकालना है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का तो उसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा मैटर नहीं रखता, मतलब बिल्कुल मैटर नहीं रखता है। उसी तरह अगर इसमें देखेंगे अनलाइकली फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट ऑफ एनी सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन is dependent to the cross sectional area। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज डिपेंडेंट टू द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द एरिया। ये तो दूसरा उसका बेसिक डिफरेंस था। अब हम तीसरे डिफरेंस की बात करेंगे। तो तीसरा डिफरेंस आपका होता है, यही बेंडिंग मोमेंट का होता है कि बेंडिंग मोमेंट आप एट एनी सेक्शन इन स्ट्रक्चर इन डिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज फ्री फ्रॉम द टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ द स्ट्रक्चर। बेंडिंग मोमेंट इज द independent from the material of the structure in determinate beam, bending moment at any section is independent from the material of that structure। और उसी तरह statically indeterminate structure में जो होता है उसमें क्या होता है कि bending moment at any section of that structure is fully dependent with the टाइप ऑफ मटेरियल और मटेरियल ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इसको हम लिखते हैं अगर, तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर। उसी तरह यहाँ पे अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज डिपेंडेंट
with the मटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जो होता है हमारा इनडिटर्मिनेट जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है उसका बेंडिंग मोमेंट। अब जो है चौथा जो है अब स्ट्रेस के बारे में है। चौथा जो भी इसका वो है वो स्ट्रेस के बारे में है कि जो इसका स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस भी इसका इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द टेम्परेचर एंड फ्रॉम द लैक ऑफ फिटिंग। तो अगर अलग अलग लिखें तो होगा stresses induced in the determinate structure is independent from the temperature variation or the lack of fitting। उसी तरह अगर इसमें कहेंगे stresses induced in the indeterminate structure is fully dependent with the changing of the temperature and lack of fitting। lack of fitting और changing of the temperature मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर जो अगर चेंज होता है किसी भी स्ट्रक्चर में तो जो स्ट्रेस इंड्यूस उस सेक्शन में होगा उस पूरे स्ट्रक्चर में होगा वो उसमें फर्क डालने लगेगा, इफेक्ट करने लगेगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो स्ट्रेस पे इफेक्ट आने लगा है, मतलब कि थर्मल स्ट्रेस भी डेवलप होने लगता है। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में स्ट्रेस का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है और लैक ऑफ फिटिंग का कोई लेना देना। लैक ऑफ फिटिंग मतलब क्या हुआ, जैसे दो ज्वाइंट है आपस में जोड़ा गया है, दो आपस में फिट किया गया है, तो अगर हम सही से अगर वेल अरेंज फिट नहीं करते हैं या फिर जो भी रिक्वायर्ड जो भी उसका सेक्शन रहा होगा, जो भी डायमेंशन रहा होगा, उस डायमेंशन में अगर दोनों फिट नहीं हुआ होगा तो इसके मतलब क्या हुआ कि वो लैक ऑफ फिटिंग है। तो लैक ऑफ फिटिंग के केस में भी स्ट्रेस इंड्यूस होता है क्योंकि उसे एक गैप मिल जाता है। तो वो जो होता है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में लैक ऑफ फिटिंग की वजह से जो है स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होता है। तो अगर हम दोनों को एक साथ लिखें तो ये होगा कि स्ट्रेसेस इंड्यूस इन द सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड द लैक ऑफ फिटिंग इन डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो इसको हम लिख देते हैं stresses induced in member is free from change of temperature and lack of fitting लिख दें। उसी तरह अगर यहाँ हम लिखने जाएं इसको चाहो तो आप पांच पॉइंट में लैक ऑफ फिट को एक पॉइंट और बना सकते हो। अगर पेपर में आता है तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो 5 पॉइंट में इसका आप डिफरेंस लिख सकते हो। इसमें होगा स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन मेंबर इज dependent with the change of temperature and lack of fitting। ये था आपका, ये बेसिक जो डिफरेंसेस थे वो स्टैटिकली डिटरमिनेट और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के बीच में जो बेसिक हमारे पास डिफरेंसेस थे वो बेसिक डिफरेंस हमने आपको बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है लेकिन ये जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अगर आपको पेपर में आता है तो बस इतने डिफरेंस आप लिख दो, वो इतना ही सफिशिएंट होगा, इतना ही डिफरेंस। अब आगे हम बात करेंगे परफेक्ट ट्रस एंड इम्परफेक्ट ट्रस के बारे में। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रसेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली जो होता है हमारा ट्रस जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है परफेक्ट ट्रस, एक होता है इम्परफेक्ट ट्रस। तो अगर हम बात करते हैं परफेक्ट ट्रस की, तो परफेक्ट ट्रस क्या होता है, इम्परफेक्ट ट्रस क्या होता है, कौन सा ऐसा इक्वेशन है कि क्या ऐसी चीज है जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट को अलग अलग सेपरेट करता है,
इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। तो हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पिंड ज्वाइंटेड ट्रस। तो सबसे पहला है हमारा परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस तो परफेक्ट ट्रस क्या होता है? व्हाट इज परफेक्ट ट्रस? परफेक्ट ट्रस मीन्स perfect trust is the trust which member is so arranged that which is give the equilibrium condition। मतलब कि परफेक्ट ट्रस्ट ऐसा ट्रस्ट है कि इतने मेंबर से वो बना रहे कि वो मेंबर उस ट्रस्ट को इक्विलिब्रियम में रखे रहे। इक्विलिब्रियम में रखना मतलब कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब कि विदाउट फेल वो अपने शेप में बने रहे, तो होता है इक्विलिब्रियम में बने रहना। तो ये जो होता है परफेक्ट ट्रस्ट। और परफेक्ट ट्रस्ट में ये होता है कि जो मेंबर्स होते हैं, परफेक्ट ट्रस्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारा ट्रायंगल से। ये हमारा परफेक्ट ट्रस्ट का एग्जांपल है। तो अगर हम आप बात करें यहाँ पे कि परफेक्ट ट्रस्ट जो है वो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं परफेक्ट ट्रस्ट are composed of such members which keep it equilibrium while the trust is subjected to external loading। तो शायद आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है। परफेक्ट ट्रस्ट आर कंपोज्ड ऑफ द सच मेंबर्स व्हिच कीप्स इट इक्विलिब्रियम व्हाइल द ट्रस्ट इज सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल लोडिंग। अगर इस पे कोई एक्सटर्नल लोड लगा है तो अगर इसमें इतने सफिशिएंट मेंबर हैं कि इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम स्टेज में इसको रखे हुए हैं, तो इस टाइप के जो ट्रस्ट होंगे उसको बोलेंगे हम परफेक्ट ट्रस्ट। अब जो परफेक्ट ट्रस्ट के बारे में, परफेक्ट ट्रस्ट जो होता है वो हमारा ये हमारा फॉलो करता है, मतलब फॉर परफेक्ट ट्रस्ट m शुड बी इक्वल टू 2j माइनस 3। ये है इसका तो ये हमारा परफेक्ट ट्रस्ट का एक वो है कि परफेक्ट ट्रस्ट की लिमिटेशन है कि फॉर परफेक्ट ट्रस्ट m शुड बी इक्वल टू 2j माइनस 3। अब अगर हम चेक करते हैं कि ये परफेक्ट ट्रस्ट है कि नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ देखेंगे m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, j की वैल्यू देखेंगे 3 है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये अगर ऐसा है तो परफेक्ट ट्रस्ट है, अगर नहीं है तो इम्परफेक्ट ट्रस्ट है। तो m जो होता m, तो यहाँ m की वैल्यू हम 3 रखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 मीन्स 3 इज इक्वल टू 3। इसके मतलब ये परफेक्ट ट्रस्ट को फॉलो करता है, मतलब ये है आपका परफेक्ट ट्रस्ट। तो परफेक्ट ट्रस्ट का आप जान गए कि परफेक्ट ट्रस्ट होता है m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 होना चाहिए, तो परफेक्ट ट्रस्ट है। अगर ये परफेक्ट ट्रस्ट नहीं है तो इसकी मतलब कि m इज नॉट इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 2j माइनस 3 मीन्स m आइदर लेस देन और ग्रेटर देन दैट ऑफ 2j माइनस 3। अब हम देखते हैं कि m अगर लेस देन है और m ग्रेटर देन है 2j माइनस 3 से,
तब किस तरह के ट्रस्ट होते हैं, वो तो इम्परफेक्ट ट्रस्ट ही होगा, लेकिन इम्परफेक्ट ट्रस्ट में भी दो तरह के ट्रस्ट होते हैं, उस पर बात करते हैं। अब हम इम्परफेक्ट ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। इम्परफेक्ट ट्रस्ट इम्परफेक्ट ट्रस्ट की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, when m is less than or greater than 2j minus 3, तो m when m less than or greater than 2j minus 3, ये हमारा है, ये हमारा इम्परफेक्ट टेस्ट का एग्जांपल है। अब अगर m इज लेस देन है 2j माइनस 3, तो इसको बोलते हैं हमारा डिफिशिएंट ट्रस्ट, ये पहला है। और दूसरा है m अगर बड़ा है 2j माइनस 3 से, तो इसको बोलते हैं हम रिडंडेंट ट्रस्ट। अब इसके एक एक एग्जांपल भी बता दूंगा कि ये डिफिशिएंट ट्रस्ट और रिडंडेंट ट्रस्ट क्या क्या होते हैं, दोनों के एक एक एग्जांपल हम देखेंगे। सबसे पहले डिफिशिएंट ट्रस्ट पे आते हैं। वो तो आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्रस्ट है ये डिफिशिएंट है कि रिडंडेंट ट्रस्ट है। A B C D E F, तो अगर ये ट्रस्ट है आपका, तो यहाँ पे आप देखोगे 2j माइनस 3, पहले m देखोगे, नंबर्स ऑफ मेंबर कितने हैं इसमें, मेंबर्स कितने हैं इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मेंबर है। ज्वाइंट कितने हैं इसमें आपके, ज्वाइंट आपके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट है। और तब आप देखोगे 2j माइनस 3 करके, तो 2j माइनस 3 क्या होगा, 2 इंटू 6 माइनस 3 मीन्स क्या हो गया 9 हो गया। तो ये आपका हो गया m से ये क्या है 9 बड़ा है, यहाँ पे ऐसा है, तो ये कौन सा है आपका 9 अगर बड़ा है मतलब कि मेंबर्स इसके कम है 2j माइनस 3 से, तब इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे देख लो डिफिशिएंट ट्रस्ट। इसके मतलब ये कौन सा ट्रस्ट है आपका, ये आपका है डिफिशिएंट ट्रस्ट। ये आपका डिफिशिएंट ट्रस्ट है, हमने चेक कर लिया, चेक कर सकते हो इन दोनों से, इससे पता चल जाता है कि डिफिशिएंट है कि रिडंडेंट ट्रस्ट है। अब हम रिडंडेंट ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। रिडंडेंट ट्रस्ट के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं कोई और चेक करते हैं कि ये रिडंडेंट ट्रस्ट है कि डिफिशिएंट ट्रस्ट है। अब इसको अगर चेक करना हो कि ये रिडंडेंट ट्रस्ट है कि डिफिशिएंट ट्रस्ट है, तो आप कैसे चेक करोगे, इसको आइए देख लेते हैं एक बार। तो आप देखोगे इसमें सबसे पहले क्या करना है, मेंबर्स ढूंढने हैं, कितने मेंबर्स हैं। तो m देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर्स हैं इसमें।
उसके बाद से ज्वाइंट ढूंढोगे। ज्वाइंट कितने, 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट है। तो आपका 2j-3 देखोगे तो 2j-3 क्या होगा, 2 × 6 - 3 मीन्स 9। तो क्या होगा ये आपका मेंबर्स क्या है, मेंबर्स 10 है और ये 2j-3 की वैल्यू जो हो गई ये 9 आ गई। तो मतलब क्या है कि m इज ग्रेटर देन 2j-3। तो यहाँ पे ये कौन सा तब है, हेंस इट इज रिडंडेंट ट्रस। ये आपका रिडंडेंट ट्रस है। तो ये था हमारा रिडंडेंट ट्रस और डिफिशिएंट ट्रस के बीच में अंतर। तो परफेक्ट इम्परफेक्ट ट्रस आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की एनालाइज करेंगे हम कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस कैसे होगी, क्या क्या उसके मेथड है एनालाइज करने के, कौन कौन से मेथड है हम बात करेंगे। सेक्शनल मेथड, ज्वाइंट मेथड और ग्राफिकल मेथड, तीनों मेथड पे अलग अलग क्लासेस में अलग अलग चर्चा करेंगे। तो आपको ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। इसमें आपको खाली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की ही एनालिसिस करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, यहाँ पे सारे जो पैरामीटर, सारे जो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक इन द टर्म ऑफ शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सब आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का ही निकालना है। किसी भी मेंबर पे कितने फोर्स पड़ रहे हैं, ये सब चीजें आपको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की ही निकालनी है। और आगे वाले क्लास में, जब अगले सेम में आप जब पढ़ोगे एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो AKTU का नया जो आपका आया है करिकुलम में, तो एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस में इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस वहाँ पे होनी है। अभी फिलहाल जो आप पढ़ रहे हो स्ट्रक्चर एनालिसिस, यहाँ पे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की ही बात हम करेंगे अभी तक। तो आई होप कि आपको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बीच में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस था वो समझ में आ गया होगा। तो अभी आगे हम जब जो भी चर्चा करेंगे वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की ही बात करेंगे। थैंक यू।